हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का क्लास में। तो यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर हम देखेंगे जून 2009 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। 50 प्रश्न है टोटल, क्योंकि पहले 85 प्रश्न आते थे, बाद में क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई। तो पहला प्रश्न दिया है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। संस्कृत मिश्र है, हिंदी उर्दू मिश्रित है, या दक्षिणी हिंदी है, या ब्रज अवधी का मिश्रित रूप है। तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, हिंदी उर्दू मिश्रित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, दूसरा दिया है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। बांगरू, ब्रज, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी। तो हमें पता है कि छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी वर्ग की है, ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है। बाकी बांगरू, ब्रज, कन्नौजी ये सब पश्चिमी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ आती हैं: ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली। और पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। चलिए, तीसरा प्रश्न दिया है कि वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। तो 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा 22। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाषाएं शामिल हैं, ये ध्यान देना है। ठीक, कौन कौन सी हैं 22 भाषाओं में, तो देख सकते हैं। असमिया है, बंगला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, मैथिली है, संथाली है, डोगरी है, बोडो है। ये 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। चलिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर का। 4 नंबर में पूछा है कि ग्रिम नियम का संबंध किससे है। तो ग्रिम नियम का संबंध है स्वनिम विज्ञान से। किससे है, स्वनिम विज्ञान से है। ठीक, 4 का ए हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर में आपसे पूछा गया है कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। तो नंददास की जो रचना है रस मंजरी, इसका संबंध नायक नायिका भेद से है। ठीक, नंददास की रस मंजरी का संबंध नायक नायिका भेद से है, ये ध्यान देना है। चलिए, 6 नंबर में है कि आनंद कादंबनी के संस्थापक थे। तो आनंद कादंबनी पत्रिका जो है ये मासिक पत्रिका थी और इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, और 7 नंबर में आपसे पूछा गया है दीदी पत्रिका के संपादक। दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। कौन थे, ठाकुर श्रीनाथ सिंह। बाकी आपकी प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी की हो गई और ब्राह्मण हो गई प्रताप नारायण मिश्र की। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर में आपसे पूछा है कि कौन सी रचना कुंवर नारायण की है। तो कुंवर नारायण की रचना है बाजश्रवा के बहाने। ये खंड काव्य है कुंवर नारायण का, बाजश्रवा के बहाने। फिर आपका पथिक दिया है, पथिक है रामनरेश त्रिपाठी का, मगध है श्रीकांत वर्मा का, और पहाड़ पर लालटेन है मंगलेश डबराल का। ठीक, और बाजश्रवा के बहाने कुंवर नारायण का है। फिर है 9 नंबर में कि लड़ाई। लड़ाई नाटक किसका है। तो लड़ाई नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। किसने लिखा है, तो सक्सेना ने लिखा है लड़ाई नाटक। फिर है जय पराजय अस्क का, विजय पर्व राम कुमार वर्मा का, आधे अधूरे है मोहन राकेश का 1969 में। 10 नंबर में पूछा है कि कौवे और काला पानी
कहानी के लेखक बताइए। तो कौवे और काला पानी कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। चर्चित कहानी है निर्मल वर्मा की ये। फिर आपका दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश का है। मात्रा और भार स्वयं प्रकाश का है। और सापग्रस्त कहानी अखिलेश की है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। क्या दिया है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कथन किस आचार्य का है? तो ये कथन है पंडित राज जगन्नाथ का। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम कथन पंडित राज जगन्नाथ का है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर में आपसे पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इनमें से किसका संबंध बावरी पंथ से नहीं है? बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब, संत साहेब। तो बुल्ला साहेब का संबंध है बावरी पंथ से, बुलाल साहेब का भी है और संत साहेब का भी है। बुल्ला, बुलाल, संत ये तीनों का है, लेकिन पलटू साहब का संबंध बावरी पंथ से नहीं है। किसका? पलटू साहब का जो संबंध है वो बावरी पंथ से नहीं है। बाकी बुल्ला, बुलाल और संत इन तीनों साहेब का जो संबंध है बावरी पंथ से है। पलटू साहब जगजीवन दास के शिष्य थे और ये सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो पलटू साहब का संबंध सत्यनामी संप्रदाय से हो गया। तेरह नंबर में दिया है, पंक्ति दिया है कि कब को टेरत दीन है, हो न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। इस दोहे में कवि क्या व्यक्त करता है? तो इस दोहे में कवि अपने इष्ट से शिकायत करता है। क्या करता है? शिकायत कि कब को टेरत दीन है, होत न श्याम सहाय, तुम ही लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। तो इसमें कवि अपने इष्ट से शिकायत करता है। 14 नंबर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्ति है और मोस्ट है, इसे तो मोस्ट ही रखिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा इस पंक्ति को। क्या है? कि जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली, अशुभ अमंगलकारी है। तो जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली, अशुभ अमंगलकारी है। ये पंक्ति है नागार्जुन की। किसकी है? तो नागार्जुन ने लिखा है इतनी अच्छी पंक्ति, तो ये ध्यान देना है। फिर एक केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है कि आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूकमार लेखन है। फिर केदारनाथ सिंह ने लिखा है कि मैंने जब भी सोचा मुझे शुक्ल जी की मुझे याद आई। धूमिल ने लिखा है कि भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है। ठीक, चलिए 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर में पूछा है कि सबबंगी, सबबंगी रचना किसकी है? तो सबबंगी रचना रज्जब की है। रज्जब ने केवल 2 रचनाएं लिखी हैं, एक छप्पय और एक सबंगी। और फिर इन्होंने दादू दयाल की रचना अंगबधू का संपादन किया है। 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर में पूछा है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई थी? क्या पूछा है? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भारत में 1936 में लखनऊ में हुई थी। प्रेमचंद ने जिसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, और पेरिस में इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और भारत में इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर में दिया है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई है। ये ध्यान देना है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई। 18 नंबर में दिया है कि हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया?
हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? तो हिंदी अकादमी संस्था ने हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। हिंदी अकादमी। चलिए 19 नंबर में पूछा है कि शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक हैं। तो शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक हैं कुंवर चंद प्रकाश सिंह। किसने लिखा है? कुंवर चंद प्रकाश सिंह। और रघुवीर सिंह ने भी लिखा है शेष स्मृतियाँ संस्मरण, तो ये ध्यान देना है। फिर है आपका दूधनाथ सिंह का संस्मरण है लौटा उधार। फिर है ताना बाना संस्मरण केदारनाथ सिंह का। फिर दिल्ली मेरा परदेश है रघुवीर सहाय का। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर में आपसे पूछा गया है पंक्ति, झांकियाँ निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। झांकियाँ निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पंक्ति लिखी है। चलिए आगे आते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर में आपको रचनाओं का क्रम दिया है कि कौन सी सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद कौन आएगी। तो सबसे पहले आ जाएगा विशलदेव रासो नरपति नाल का। ठीक, आदिकाल की कृति है विशलदेव रासो, 1155 ईस्वी इसका डेट है। फिर आएगा जायसी का आखिरी कलाम 1936 हिजरी में है ये। फिर तुलसीदास का वैराग्य संदीपनी आएगा। फिर रहीम का बरवेनाई का भेद आएगा। सबसे पहले विशलदेव, फिर आखिरी कलाम, फिर वैराग्य संदीपनी, फिर बरवेनाई का भेद। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम 22 नंबर पे। 22 नंबर में हिंदी समाचार पत्रों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आपकी पत्रिका आएगी आज। आज पत्रिका है 1920 में। फिर आएगा आपका करमवीर। करमवीर है 1924 में। फिर आएगा विशाल भारत 1928 में। फिर आएगा जनसत्ता ओम थानवी का है 1980 में आएगी। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। आज पत्रिका सबसे पहले 1920 में है, फिर करमवीर है 1924 में, फिर है विशाल भारत 1928 में, फिर जनसत्ता है 1980 में। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 23 नंबर पे आते हैं। 23 नंबर में पूछा है दिनकर की रचनाओं का सही क्रम बताइए। दिनकर की रचनाओं का क्रम बताना है। तो इनके सबसे पहले रचना आ जाएगी हुंकार 1938 में। हुंकार कब है? 1938 में। रेणुका है 1935 में। रसवंती 1939 में। और सबसे लास्ट में आएगी उर्वशी 1961 में। ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा हुंकार, रेणुका, रसवंती, उर्वशी। हुंकार 38 में, रेणुका 35 में, रसवंती 39 में, उर्वशी 61 में। चलिए 24 नंबर में नाटकों के रचना कालों का क्रम बताना है। नाटक आपका दिया है, तो डेट देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आएगा भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा आ जाएगा 1880 में, भारतेंदु का है। फिर आएगा प्रायश्चित 1913 में, प्रसाद का। फिर आएगा अंधा युग 1955 में, धर्मवीर भारती का। फिर आएगा कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का 1991 में। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। भारत दुर्दशा 90 में, प्रायश्चित भारत दुर्दशा 1880 में, प्रायश्चित 1913 में, अंधा युग 1955 में, कोर्ट मार्शल 1991 में। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ। 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर में आलोचकों को कालक्रमानुसार बताना है कि सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद में कौन आएगा। इन लोगों का भी डेट ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपके डॉक्टर देवराज आ जाएंगे 1917 में। त्रिलोचन भी 1917 में थे और देवराज भी 1917 में हैं। फिर आएंगे लक्ष्मीकांत वर्मा 1922 में। लक्ष्मीकांत वर्मा कब आएंगे? 1922 में। फिर आएंगे विजय देव नारायण शाही 1924 में।
कब आएंगे शाही? 24 में आएंगे। फिर आएंगे राम स्वरूप चतुर्वेदी 1931 में, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। देवराज आएंगे सबसे पहले 1917 में, लक्ष्मीकांत वर्मा आएंगे 1922 में, विजय देवनारायण शाही आएंगे 1924 में और राम स्वरूप चतुर्वेदी आएंगे 1931 में। ठीक, देवराज 17 में, लक्ष्मीकांत वर्मा 22 में, शाही आपके 24 में और राम स्वरूप चतुर्वेदी 1931 में। 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर में दिया है उपन्यासों का रचना काल बताइए, उसके अनुसार क्रम लगाइए। तो उपन्यास है आपका कसब, चंद्रकांता, नदी के द्वीप, तितली। तो ऐसे भी पता चल जाएगा कि सबसे पहले आपका चंद्रकांता ही आएगा। चंद्रकांता आ जाएगा 1888 में है, खत्री का उपन्यास है। फिर आ जाएगा 1934 में तितली का प्रसाद है, नहीं जयशंकर प्रसाद का तितली है 1934 में। फिर आएगा नदी के द्वीप, आ जाएगा 1991 में, अज्ञे का है 1991 में। फिर आएगा कसब 1982 में, मनोहर श्याम जोशी का है। तो बीसी ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, चंद्रकांता है, फिर तितली है, फिर नदी के द्वीप है, फिर कसब है। चलिए आगे आते हैं 27 पे। 27 में काव्य संग्रहों को काल क्रमानुसार बताना है। ये रचनाएं दी गई हैं कुछ प्रयोगवादी कवियों की, जिनमें से दिया है भग्नदूत। भग्नदूत किसका है? तो भग्नदूत है अज्ञे का। किसका है? अज्ञे का है 1933 में। ठीक, और ये अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह है, ये ध्यान देना है। फिर आपका है मंजीर 1941 में, गिरजा कुमार माथुर का। फिर आपका है चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में, मुक्तिबोध का। फिर आपका है साखी 1983 में, विजय देवनारायण शाही का। तो भग्नदूत 33 में, मंजीर 41 में, चांद का मुंह टेढ़ा है 64 में, साखी 83 में। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिए, भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है, साखी। 28 नंबर पे आते हैं। 28 नंबर में सही क्रम बताना है, कुछ वाद दिए गए हैं। तो सबसे पहले आएगा संरचनावाद। ठीक, संरचनावाद के बाद आएगा अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद के बाद आएगा फ्रायडवाद, और फ्रायडवाद के बाद आएगा उत्तर संरचनावाद। तो ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले संरचनावाद, फिर अस्तित्ववाद, फिर फ्रायडवाद, फिर उत्तर संरचनावाद। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। और संरचनावाद के प्रवर्तक विको हैं, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कीकेगार्ड हैं, फ्रायडवाद के प्रवर्तक फ्रायड हैं और उत्तर संरचनावाद के प्रवर्तक रोला बार्थ हैं। चलिए, तो अब आते हैं हम 29 नंबर पे। 29 नंबर में निबंधों का क्रम बताना है। निबंध दिए गए हैं। तो यहाँ पे है परंपरा का मूल्यांकन 1981 में, रामविलास शर्मा का निबंध है। ठीक, फिर है नई कविता का आत्मसंघर्ष निबंध है 1964 में, मुक्तिबोध का। फिर है आत्मपरक निबंध 1983 में, अज्ञे का। फिर चाबुक है 1951 में, निराला का। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन 1981 में रामविलास शर्मा का, नई कविता का आत्मसंघर्ष 64 में, मुक्तिबोध का, आत्मपरक 1983 में, अज्ञे का। इसको आत्मनिवेदन होना चाहिए था, आत्मपरक दिया है। फिर चाबुक है 1951 में, निराला का। चलिए 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर में आपको काव्य आंदोलनों का सही क्रम बताना है। ठीक, काव्य आंदोलनों का सही क्रम क्या होगा? जो कि चलते हैं नई कविता में काव्य आंदोलन, तो उनका भी क्रम बताना है। तो सबसे पहले तो आपका नई कविता ही हो जाएगा 1954 में। ठीक, नई कविता 1954 में, इसके प्रवर्तक जगदीश गुप्त हैं। नई कविता के बाद आएगा नकेनवाद 1956 में। फिर इसके प्रवर्तक है नलिनी विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। फिर आएगा अकविता 1965 में, जगदीश चतुर्वेदी का। फिर आएगा 1968 में सलभ श्रीराम का युयुत्सावाद। तो सबसे पहले नई कविता, फिर नकेनवाद, फिर अकविता, फिर युयुत्सावाद। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए
31 नंबर पे आते हैं। 31 नंबर में उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के सुमेलित करना है। तो यहाँ पे दिया है परख। परख उपन्यास की नारी पात्र कौन है? तो परख की नारी पात्र है कट्टो। ठीक। फिर गबन, गबन की जालपा है। त्यागपत्र की मृणालिनी है। और शेखर एक जीवनी की शशि है। और ये धनिया गोबर की पात्र है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 32 नंबर पे आते हैं। 32 नंबर में आत्मकथाएं दी गई हैं और उनको लेखकों के साथ मिलान करना है। आत्मकथा दिया गया है 10 द्वार से सोपान तक। तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की है। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की है। और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा 2 लोगों ने लिखा है, एक राहुल सांकृत्यायन ने और एक जानकी देवी बजाज ने। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर पे आते हैं। यहाँ रचनाएं दी गई हैं, कवियों के साथ मिलान करना है। रचना है बात बोलेगी। तो बात बोलेगी है शमशेर बहादुर सिंह का। फिर है यमुना के प्रति। यमुना के प्रति कविता है, ये आपकी हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल का होना चाहिए इसे। फिर अकाल में सास केदारनाथ सिंह का। ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या दिया है। तो बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह का है। और साम्राज्ञी का नवैद्य दान अज्ञे का है। और यमुना के प्रति बिल्कुल सही देखा था हमने, केदारनाथ अग्रवाल का है। और अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का है। प्रलय सृजन शिवमंगल सुमन का है। तो 2 रचनाओं पे विशेष ध्यान देना है, एक साम्राज्ञी का नैवेद्य दान अज्ञे का और एक यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ भी रचना दी गई है, सुमेलित करना है। तो हंसावली जो है वो असाइद की रचना है। ठीक। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है और मृगावती कुतुबन की है। यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हंसावली का रचनाकाल 1370 है। चंदायन 1379 में है। सत्यवती कथा 1501 में है। मृगावती 1503 में है। और चित्रावली है उस्मान की 1613 में। चलिए 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर में उपन्यास को लेखकों से मिलान करना है। उपन्यास दिया है अप्सरा। अप्सरा किसका उपन्यास है? निराला का। ठीक। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का। करम भूमि प्रेमचंद्र का। मित्रो मरजानी कृष्णा सोबती का। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अप्सरा निराला का, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का, करम भूमि प्रसाद का, मित्रो मरजानी कृष्णा सोबती का। छत्तीस नंबर में ग्रंथों को सुमेलित करना है ग्रंथकारों से। 36 नंबर में दिया है कि रस गंगाधर किसका है? तो जगन्नाथ का है। ठीक। साहित्य दर्पण किसका है? तो विश्वनाथ का है। काव्य प्रकाश मम्मट का है। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का है। चलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ आगे आते हैं 37 नंबर पे। 37 नंबर में पंक्ति दी गई हैं और इनको मिलान करनी है कि किसकी पंक्तियाँ हैं ये। तो पंक्ति दी गई है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। तो ये पंक्ति रघुवीर सहाय की है। फिर दी गई है आपकी पंक्ति कि क्या करूं जो शंभु धुन टूटा तुम्हारा। क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा, ये किसकी है? ये गिरजा कुमार माथुर की पंक्ति है। फिर दिया है कि अब मैं कवि नहीं रहा काला झंडा हूँ, ये कहा है सक्सेना ने। फिर है साधो आज मेरे सत्य की परीक्षा है, ये है विजय देवनारायण शाही ने लिखा है कि साधो आज मेरे सत्य की परीक्षा है। चलिए 38 नंबर पे आते हैं। 38 नंबर में यात्रा साहित्य को मिलान करना है लेखकों से। तो ठेले पर हिमालय है धर्मवीर भारती का। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का। सुबह के रंग आपका है अमृत राय का। और पैरों में पंख बांध की है बेनीपुरी का। ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सुबह के रंग को ध्यान देना है, अमृत राय का यात्रा वृतांत है। किसका है? अमृत राय का है सुबह के रंग। चलिए अब आते हैं 39 नंबर पे। 39 नंबर में बताना है कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो प्रगतिवाद
नहीं, प्रगतिवाद से संबंधित लेखक कौन है? तो प्रगतिवाद के हैं त्रिलोचन। प्रगतिवाद में आते हैं 1917 में इनका जन्म हुआ है। हालावाद से आएंगे हरिवंश राय बच्चन। अकविता से आएंगे जगदीश चतुर्वेदी और प्रयोगवाद से आएंगे अज्ञे। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 40 में आते हैं। 40 में पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ मिलान करना है। पहला दिया है भारतेंदु पत्रिका किसकी है? तो ये आपकी है राधाचरण गोस्वामी की। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी की। आज पत्रिका, तो आज पत्रिका है शिव प्रसाद गुप्त की। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है बिल्कुल। 41 नंबर पे आते हैं। 41 नंबर में स्थापना दी गई है। स्थापना दिया है कि नाटक का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नटकर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोग है वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही लग रहा है ये तो। फिर तर्क दिया है क्योंकि नटकर्म या प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है। तो ये गलत दिया है, ठीक, क्योंकि नटकर्म या नाटक के उद्देश्यों में नटकर्म के प्रयोग में नाटक के उद्देश्यों में नाटक के मूल्य को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक, न कि कवि की काव्य प्रस्तुति को। नाटक के मूल्य को प्रस्तुत किया जाता है नटकर्म में। तो इसीलिए हमारा तर्क यहाँ पे गलत हो जा रहा है, लेकिन स्थापना बिल्कुल सही दी गई है। 42 नंबर में दिया है कि करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है। तो तर्क गलत लग रहा है, क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख ही तो होता है। कोई दुखी है तो उसको देख के हमारे अंदर करुणा उत्पन्न हो जाती है, ठीक। तो मुझे यहाँ पे स्थापना सही लग रही है, तर्क गलत लग रहा है। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो बताया था वही होगा। स्थापना सही है और तर्क गलत दिया है। चलिए 43 नंबर पे आते हैं। 43 नंबर में स्थापना दी गई है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है। तो बिल्कुल गलत लग रहा है। भारतेंदु की बहुत रचनाएं देशभक्ति परक लिखी गई हैं भाई। उनका हर नाटक में देश प्रेम झलकता है। तो ये बिल्कुल गलत है स्थापना। फिर तर्क दिया है कि क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है। ये भी गलत दिया है, ठीक। तो हमारा ए और आर दोनों गलत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर पे आते हैं। 44 नंबर में स्थापना दी गई है कि भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ठीक। तो ये तो सही लग रहा है भाई कि भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति शुक्ल जी ने कहा ही है। तो तर्क दिया है क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों सही लग रहा है और दोनों सही ही है, ठीक, क्योंकि भक्ति में मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई देता है। तो हमारा तर्क और स्थापना दोनों सही दिया गया है यहाँ। फिर 45 नंबर का स्थापना कि निराला की कल्पनाएं उनके भाव की सहचरी नहीं हैं। तो ये स्थापना गलत दिया गया है, क्योंकि उनकी कल्पनाएं उनके भाव से जुड़ी हुई हैं, ठीक। फिर दिया गया है कि क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं हैं। दोनों गलत दिया है, स्थापना भी और तर्क भी बिल्कुल बकवास दिया है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत दिया गया है यहाँ पे, ठीक। तो हमारा 45 क्वेश्चन पूरा हुआ। आगे हमारा गद्यांश दिया हुआ है, जिसको पढ़ के हमें उत्तर देना होता है, ठीक। तो गद्यांश को लेके हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो हमने जून 2009 का पेपर कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में हम देखेंगे दिसंबर 2009 का पेपर, ठीक। तो क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैंने आंसर पे ज़्यादा फोकस किया याद करने पे, क्योंकि आंसर पहले तैयार हो जाए, व्याख्या फिर पढ़ा जाएगा। व्याख्या पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। बाकी व्याख्या मैंने जो ज़रूरी था वो बताया ही है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी था नहीं बताया, जो ज़रूरी है वो बताया भी है, ठीक। तो 30 मिनट में हमने अपने इस पेपर को समाप्त कर लिया। फिर मिलेंगे हम अपने अगले क्लास में अगले पेपर के साथ। आप सभी को क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आगे की और वीडियो मिल सके।